हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में भारतीय संविधान के विकास को कवर करने वाले हैं। भारतीय संविधान के विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। कहा कि 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की। 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। यानी जब इस कंपनी को भारत पर व्यापार करने का अधिकार मिला तो ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत पर व्यापार करना शुरू किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय प्रशासन के शक्तिहीन होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य जमा लिया। 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी ने जीत हासिल की। भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक आधार तैयार किया। पहला नियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन से दूर करना था। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय की गठन का प्रावधान था, जिसके तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग था। उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। वो था फिलिप फ्रांसिस, दूसरा मॉनसन, तीसरा बारवेल और चौथा क्लेवेरिंग। एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे थे। यानी सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्फे थे। अगला एक्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। अगला एक्ट है 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारियों का अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। अगला है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपये प्रति वर्ष विद्यमान भारतीयों को प्रोत्साहन तथा साहित्यिक सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। अगला है 1833 का चार्टर एक्ट। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्यों के अतिरिक्त एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार
भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगे। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया। अगला एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। विधायी परिषद और कार्यकारिणी परिषद के अलग कर दिया गया। 19 एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना किया गया। अगला है भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 के विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए घातक झटका साबित हुआ। यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इस अधिनियम द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों को एक परिषद की सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया, जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था। सम्राट यानी क्राउन का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे वायसराय कहा गया। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा उनमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया, जो एक विधिवेत्ता का पद था। विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं तथा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इस प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ गई। परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अगला एक्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्लियामेंटू सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ाया। परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने पर तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई और 9 पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया। अगला एक्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था समिति स्थापित की गई। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद यानी उच्च सदन तथा विधान सभा यानी निम्न सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 सदस्य मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। सदस्यों का चुनाव
समाकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। निर्वाचन के लिए हत्या सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति के पर आधारित थी। द्वैध शासन, इस एक्ट के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की पत्ती शुरू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय एवं दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय, इसमें भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन, उद्योग आदि आते हैं। हस्तांतरित विषय में इसमें शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, मापतौल, स्थानीय स्वायत्त शासन, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, आबकारी आदि प्रमुख हैं। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारिणी परिषद द्वारा करता था तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा करता था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। साथ ही पहली बार लोक लेखा तथा वित्त समिति का गठन हुआ। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मॉडफोर्ड रिपोर्ट 1918 द्वारा की गई। अगला एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का शासन अधिनियम 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित किया गया। प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक इस अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि ब्रिटिश प्रांत तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों को पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। द्वैध शासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू की गई। सुरक्षा, वैदेशिक संबंध एवं धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित किया गया तथा अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। इस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री तथा मंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार किया गया। अगला एक्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित किया। इस योजना को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम में 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई। बंगाल और पंजाब में 2 प्रांत बनाए जाने का प्रावधान किया गया। पूर्वी बंगाल, सिंध और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। भारतीय रियासतें इन दोनों डोमिनियन में से किसी एक में शामिल हो सकती है। दोनों डोमिनियन के लिए अलग गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति महामहिम द्वारा की जाएगी। दोनों डोमिनियन की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता दी गई तथा उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार भी दिया गया। दोनों राज्यों को अपने पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया। दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।